नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो भारतीय भूमि पर जो कब्जा होने की बात जा रही है, भारत की जो संप्रभुता स्वतंत्रता सब खतरे में है, उसी पर मैं विचार व्यक्त कर रहा हूं और देशवासियों को मैं अवगत कराना चाह रहा हूं कि अभी भारतीय भूभाग पर क्या हो रहा है। और अभी जो माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या विवादित बयान दिया है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय भूभाग पर जो चाइनीज़ सेना 2020 से कब्जा करके बैठा हुआ अभी तक वापस नहीं हुआ है। इस संदर्भ में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से कई गुना कम है, इस चलते भारत उससे लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये ऐसा स्टेटमेंट है तो सबसे पहले तो ये डरपोक विदेश मंत्री है। एक तरह से देशद्रोह का काम हो रहा है कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके भी आप इसका कोई जायज़ा नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ की जब भारतीय ज़मीन का बलात् छीना जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी मौखिक होकर के बैठे हुए हैं, मौन धारण करके बैठे हुए हैं, ठीक उसी तरह से जैसे मान लिया जाए कि महाभारत काल में भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। अब भीष्म पितामह कुछ नहीं बोल रहे थे, उसी तरह आज मोदी जी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। ये विदेश मंत्री पर भी कोई लगाम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अंतर सिर्फ ये है कि भीष्म पितामह कुमारा विवाहित थे, आजीवन विवाहित थे, और ये जो मोदी जी हैं विवाहित कुमारा हैं। क्योंकि ये जो भीष्म पितामह कभी नहीं छिपाया कि उन्होंने शादी की है या नहीं किया, उन्होंने सच्चाई बोला कि मैं आजीवन कुमारा रहूँगा, और रहे भी। लेकिन मोदी जी अपने विवाहित जीवन और पत्नी को छिपाया। लेकिन निर्वाचन आयोग के कठोर निर्देश पर जब फॉर्म भरने की बात आई, तब इन्होंने अपनी विवाहित जीवन को स्वीकारा और पत्नी को भी स्वीकारा। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस तरह से छल कपट करते हैं। जब अपनी ये पत्नी को स्वीकारने में हिचकिचाहट करते हैं, तो भारतीय भूभाग पर जो कब्जा किए हुए हैं तो उसको कितने बुरी तरह छिपा रहे हैं। दूसरी चीज़, वो भारतीय भूभाग को मुक्त करवाने का तुलना द्रौपदी से इस कारण कह रहा हूँ, द्रौपदी के चिरहरण से, क्योंकि फिर उस समय वहाँ पे भगवान कृष्ण आए और द्रौपदी की लाज बचाए। तो उसी तरह आज कृष्ण के रूप में भारतीय सेना है जो वहाँ पे मौजूद हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। और जो भी मतलब मान लिया जाए कि चीन की तरफ से जो भी आक्रमण किया जा रहा है उसका ज़बरदस्त मुकाबला कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे गलवान घाटी में भी देखा। और ये भारतीय सेना का कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो इस कारण कि इन्होंने भारतीय सेना के बारे में एक शेर भी है कि ज़मीन पर बैठकर सिर्फ बातें करना फितरत नहीं मेरी, आसमान से भी ऊपर तिरंगा लहराना मंजिल है मेरी। मेरा कहने का मतलब कि जो भारतीय सेना है वो ज़मीन पर बात नहीं करता है, ये आसमान में जो भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराते हैं। और आपने देख लिया, पूरे देशवासियों ने देखा कि जो 62 के बाद जो युद्ध हुई, जो बहुत से दर्रे चाइना से वापस लिए, उसके बाद कारगिल विजय देख लीजिए, उसके बाद बालाकोट का अटैक देख लीजिए। इसलिए भारतीय सेना ये सब चीज़ों से डरने वाले नहीं है और न डरेगी। एक तरह से जो विदेश मंत्री का जो बयान है वो चीनी शासक और चीनी सेना को मनोबल बढ़ाने वाला, और भारतीय सेना और भारतीय शासक को मनोबल तोड़ने वाला। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ विदेश मंत्री जी कि आपको स्टेटमेंट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप डरपोक हैं। आप तो भारत में रहते भी नहीं हैं, आप तो हमेशा विदेश का भ्रमण करते हैं। आप विदेश में क्या क्या खिचड़ी पकाते हैं, कभी चाइना के राजदूत से मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं। अब क्या अंदर बात होती है, एक किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब आपको स्टेटमेंट ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं चाइनीज़ शासक और चाइनीज़ सेना को फेवर कर रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था से युद्ध नहीं लड़ी जाती है, न जीती जाती है, मनोबल से, साहस से और ताकत से जीती जाती है। दूसरी चीज़ की जो ब्रिटिश भूभाग पर जो कब्जा करने की बात, इस कारण में भारतीय भूभाग पर जो चीन ने कब्जा किया, इस कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश भी शुरू में कोलकाता आए, बंगाल के इर्द गिर्द पहले कब्जा किया, उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद फिर बक्सर के युद्ध के बाद मजबूत हुआ, उसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण भारत में छा गया। उसी तरह से आज भारत जो चीनी सेना है पहले अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे यही हालात होगी। तो अब मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर इनको लगता है कि सिर्फ मनोबल से ही, मैंने अर्थव्यवस्था से ही युद्ध जीती जा सकती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि एक समय था कि ब्रिटिश मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत मजबूत होते थे और भारत पर आक्रमण करते थे। लेकिन जो भी मान ली मध्यकालीन इतिहास को उठा के देख लें, चाहे यहाँ पे आपको बंगाल में सिराजुद्दौला के टाइम में देख लीजिए या पृथ्वीराज चौहान के टाइम में देख लीजिए, इस कारण ये सब युद्ध हार गए क्योंकि उस समय मीर जाफर और जयचंद जैसे लोग थे कि जो शासक के वंश के होते हुए भी या शासक का शुभचिंतक होते हुए भी उन्होंने छल कपट किया। छल कपट करने के कारण ही भारतीय सेना हारी और लंबे समय तक गुलाम रहा। वही हाल ब्रिटिश काल में भी हुआ। वही हाल आप ये कर रहे हैं कि आप संवैधानिक पद पर बैठ करके और मंत्रिपरिषद में शामिल हो करके इस तरह के जो बयान दे रहे हैं वो जयचंद और मीर जाफर से कम नहीं है। ये देशवासी सब देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चलते इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो मोदी जी इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। क्योंकि आप हमेशा देश की जनता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा जो हथियार होता है भूभाग होता है और किसी देश या राज्य का भी 4 कंडीशन बताया गया है। उसमें संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और भूभाग है। तो न आज के डेट में इनका स्टेटमेंट से ये लग रहा है न देश की संप्रभुता सुरक्षित है न भूभाग सुरक्षित है। ये चलते इसको मजबूत करने की ज़रूरत है और अगर किसी को शांत करना है या किसी को भगाना है तो बराबरी में आइए। इसी पर एक राम की शक्ति पूजा में भी कविता की 2 पंक्तियाँ कहा गया था, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बनो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। मैं भारतीय सेना को आह्वान करना चाहता हूँ, उससे आह्वान करना चाहता हूँ कि आपको जिस तरह से मुकाबला के लिए है उस तरह से मुकाबला कीजिए और संयमित बरतते हुए, संयम बरतते हुए उनको अगर प्राण भी लेना पड़े तो लीजिए। क्योंकि भारत माँ से बड़ा और आज तक भारत में महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट की गई है। प्राचीन काल में भी मातृ देवी की पूजा होती थी, आज उसी तरह से भारत माँ की पूजा हो रही है और भारत माँ के हम सब संतान हैं, चाहे देश की जनता हो चाहे सेना हो। और ये विदेश मंत्री के स्टेटमेंट से इस सब पर ध्यान नहीं देते हुए कि अर्थव्यवस्था उसका 5 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है, उससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था देश में है। लेकिन ये दुख की बात है कि लॉकडाउन ने डिमोनेटाइजेशन करके मोदी जी ने असमय लॉकडाउन जो लगा उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। नहीं तो आज देश की अर्थव्यवस्था काश बहुत बड़ा होता और है। और आपके साथ पूरे देश के लोग भारतीय सेना के साथ हर दृष्टिकोण से खड़ा है, तन मन धन से। ये चलते हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मनोबल नहीं, गलवान में उसको चीनी सेना को हताहत किया और आपके मनोबल ही है कि आज आप उनको जहाँ भी रुका हुआ है चीनी सेना रुका हुआ है। नहीं तो आज हो सकता था कि 1962 के युद्ध की तरह तेजपुर तक पहुँच जाती। चलते इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसको मुकाबला करने की ज़रूरत है। और चीन द्वारा कब्जाए गए जो भी भूमि है उसको लेने की ज़रूरत है। इस कारण ये बहलावे में नहीं रहे विदेश मंत्री जी ये सब स्टेटमेंट दे करके कि भारतीय संप्रभुता और स्वतंत्रता को खतरा है। और ये भी किसी को धमकी नहीं दे कि सरकार में है, आप तो जिसको चाहिएगा गिरफ्तार कर लीजिएगा, जिसको चाहिएगा उठा लीजिएगा। क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है और देश को संविधान के चलाने वाले और उसके संरक्षक सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं और वो प्रोटेक्शन करते हैं। चलते जो भी कुछ जो जिन्होंने चीज़ बोलते हैं देश हित में बोलते हैं उन पर अमल करें, देश को मजबूत करने की बात करें, देश को कमज़ोर करने की बात नहीं करें, भारतीय सेना को कमज़ोर करने की बात नहीं करें। इस कारण भारतीय सेना ये भारत माँ के जो संतान है इतने नालायक नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं कि चीनी सेना क्या कर रही है नहीं कर रही है। तो इसी पर भी एक शेर कहा गया है कि हम इतने नालायक बच्चे भी नहीं कोई हमारी भारत माँ पर नज़र डाले और हम देखते रहे। कि हम इतने भी नालायक नहीं हैं कि भारत माँ की इज्जत आबरू को लौटे, भारत माँ की भूभाग पर कोई कब्जा करे, द्रौपदी की तरह चीरहरण करे और भीष्म पितामह की तरह आप लोग बैठे रहें, वो हम लोग नहीं है। न ये महाभारत काल का भारत है, न ये मोदी जी का पर्सनल भारत है, ये सारे देश की जनता की भारत है।
भारत माँ की सपूतों का भारत है। ये भारत का इतिहास रहा है कि जब जब अगर भारतीय जनता ने चाह लिया कि उसको हटाना है तो उसको हटाया भी है। ब्रिटिश काल को भी, ब्रिटिश को भी भगाया। इसके बाद मुग़ल से भी मुकाबला किया, मराठों ने अहमद शाह अब्दाली सबसे मुकाबला किया, लेकिन कहीं ना कहीं जयचंद वीर आभर थे, इस कारण उनको डिफीट मिली। लेकिन आज वो समय नहीं है, क्योंकि पहले उतना ना लिटरेसी थी, ना उतना एकता था। जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच में बटा हुआ था समाज। आज वो नहीं है और सब एक है। भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए सब अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इस चलते आप लोग ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे। और ये जो विदेश मंत्री का जो बयान है वो बेलगाम घोड़े वाला है, क्योंकि मंत्री परिषद में रह करके भी अपने अगर ये बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद से सुझाव नहीं लेते हैं, न कैबिनेट के बैठक में जाते हैं, क्योंकि तो हमेशा विदेश में घूमते रहते हैं। तो इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश के प्रति विदेश मंत्री का नियत क्या है। हो सकता है कि और कहीं की नागरिकता लिए हुए हैं, जो कि हंगामा करते हैं कि वो दूसरे देश का नागरिक है, वहाँ जाके लंदन में स्टेटमेंट दे दिया प्रजातंत्र के खिलाफ, तो देश के खिलाफ। लेकिन ये क्या है जो इस तरह का स्टेटमेंट विदेश मंत्री का आया है? इस पर पूरे देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है और तत्काल विदेश मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की ज़रूरत है। थैंक यू।